तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अपना KVS PIT का जो TRE 2 है वो होने वाला है 27 मार्च को। तो उसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि NCERT की सारे नोट्स जो है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा और सारे चैप्टर जो है वो कवर करा दूंगा। तो 3 to 5 की EVS की वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप चैनल पे जाकर के उसको देख सकते हैं। और आज जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग NCERT क्लास 6 की साइंस की क्लास लेने जा रहे हैं। तो NCERT पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि CBSE पेपर कराता है, और जब CBSE पेपर कराता है तो वो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछता है। तो थोड़ा सा हमको GS का जो साइंस का पोर्शन है उसमें GS में काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो साइंस से रिलेटेड है। तो इसलिए हम लोग 6, 7, 8 तीनों की NCERT कम से कम 6, 7, 8 की तो देख ही लेना। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें नोट्स पड़े हुए हैं, और जो आगे वीडियोस आती जाएंगी उनके हैंड रिटन नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे आते जाएंगे। तो चलिए, तो 6 में जो हम लोगों का पहला चैप्टर है वो हमारा भोजन से रिलेटेड होता है कि भोजन के घटक। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भोजन के जो जिनको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, इसमें विटामिन नहीं लिखा हुआ है, विटामिन होता है, और मिनरल्स होते हैं। मिनरल मतलब खनिज लवण। ठीक है, इसमें से ऊर्जा देने वाले जो हमारे भोजन के घटक होते हैं जो वो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, प्रोटीन जो है ये मांसपेशियों के विकास के लिए होता है, मतलब बॉडी की ग्रोथ के लिए। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो शरीर के विकास के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए। और जो प्रोटेक्टिव फूड होता है ये हमारा विटामिन होता है। विटामिन हमारे शरीर में किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं करता है, किसी भी चीज़ की ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन ये हमारे शरीर में क्या करता है, रक्षात्मक भोजन होता है, बीमारियों से बचाव करता है। पोषक तत्वों का परीक्षण कि ये भी क्लास 6 की NCERT में ही दिया हुआ है कि हम आयोडीन टेस्ट किसके लिए करते हैं और ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए करते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरीके से भी आ सकता है ना कि निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है और किसके परीक्षण के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है। तो आयोडीन टेस्ट जो किया जाता है वो हमारा स्टार्च के लिए किया जाता है। स्टार्च के परीक्षण के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है, और ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है प्रोटीन के लिए। अगर हमें ये पता करना है कि किसी चीज़ में या किसी भोजन के जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्यूरेट टेस्ट करते हैं। ठीक है, आयोडीन टेस्ट में क्या करते हैं कि जिस भोजन का हमको परीक्षण करना है उसको, जैसे मैश्ड पोटैटो, जो आलू का भरता होता है कुछ कुछ करके, उसको एक परख नली में आलू को लेते हैं और ऊपर से आयोडीन डालते हैं। ऊपर से क्या डालते हैं, आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं। अगर उसमें से हमको नीला या काला रंग दिखता है, ठीक है, अगर नीला या काला रंग दिखता है तो इसका मतलब उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, और ब्यूरेट टेस्ट कैसे होता है, अगर हमारा कोई भी हमने खाद्य पदार्थ इसमें ले लिया और हमें प्रोटीन के लिए टेस्ट करना है तो हम उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ये दो चीज़ें डालते हैं। और ये दो चीज़ें डालने से अगर इसका कलर लगभग बैंगनी जैसा हो जाता है तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, इस चीज़ को ऐसे लिख लेना, ब्यूरेट टेस्ट। ठीक है, अगर और यहाँ पे ये है कि किस कमी से क्या क्या रोग होते हैं, ये भी कक्षा 6 में दिया हुआ है। विटामिन ए से क्या कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। B1 की कमी से बेरी होता है। C की कमी से स्कर्वी होता है। D की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स को ही सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, हड्डियों का ही एक रोग। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, और आयोडीन की कमी से घोंघा रोग हो जाता है। घेंघा ग्वाइटर रोग गले में होता है जिससे गला सूज जाता है। ये मेन थायराइड ग्रंथि की बीमारी है, ये जो घेंघा रोग होती है। ठीक है, विटामिन ए को क्या कहते हैं, ए को रेटिनॉल कहते हैं, ए को रेटिनॉल कहते हैं। B1 को थायमीन कहते हैं। C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। पेन क्यों नहीं चल रहा है? C को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
पदार्थों का समूहन, कि हम जो चीज़ों को वर्गीकरण करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। जैसे धातु और अधातु, मेन चीज़ इसमें क्या क्या है, इसमें धातु और अधातु है। तो हमारी धातुएं क्या होती है, चमकदार होती हैं, और अधातुएं क्या होती हैं, वो गैर चमकदार होती हैं। और धातुओं की जो चमक होती है उसको हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। उसको हम लोग धात्विक चमक कहते हैं, मेटेलिक लिस्टर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो धातुओं की चमक होती है। कठोरता, धातुएं हमेशा कठोर होती हैं, मोस्टली धातुएं कठोर होती हैं, कुछ मुलायम धातुएं भी होती हैं। जैसे मरकरी एक धातु है लेकिन वो द्रव है, ठीक है। सोडियम धातु नहीं है लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो स्पंजी होती हैं अधातुएं। घुलनशीलता के आधार पर हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, जो घुलनशील होता है और अघुलनशील होती है, मतलब इनको हम लोग सॉल्युएबल बोलते हैं, इनको हम लोग इनसॉल्युएबल बोलते हैं। जो घुलनशील होती है उनको सॉल्युएबल बोलते हैं, जो अघुलनशील होती है उनको इनसॉल्युएबल बोलते हैं। तैरना या डूबने के आधार पर हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो पानी में डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पानी में तैरती रहती हैं, ठीक। ये तैरना और डूबना किस आधार पर होता है, ये उत्प्लावन बल की वजह से होता है। उत्प्लावन बल लगाता है पानी, या कोई भी लिक्विड होता है वो किसी भी दूसरी चीज़ पे क्या लगाता है, उत्प्लावन बल लगाता है, जिसकी वजह से चीज़ें तैरती या डूबती हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। पृथक्करण की विधियाँ, ये पृथक्करण की विधियाँ बहुत आता है, कई बार क्वेश्चन इनसे पूछा जा चुका है कि हस्तचयन क्या होता है, हाथ से बीन के अलग करना। थ्रेसिंग किसको कहते हैं, जब पेड़ से या जो पौधा होता है पौधे से अनाज के टुकड़ों को अलग करना, या तो ज़मीन पे पटक के करते हैं या मशीनों द्वारा भी की जाती है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या होता है, पौधे से मतलब अलग करना अनाज को। विनोइंग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ओसाना कहते हैं, हिंदी में इसको ही ओसाना बोलते हैं। तो ओसाना क्या होता है, हवा के द्वारा, मतलब ऐसे ये इसमें जो हमारा अनाज भरा हुआ है उसमें धूल मिट्टी और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो इसको हम लोग ऊपर से डालते हैं, नीचे से हवा लगती है, तो जो हल्के कण होते हैं धूल मिट्टी वो उड़ जाती है और यहाँ पे अनाज हमारा इकट्ठा हो जाता है। हवा द्वारा भूसा अलग करना। चालना क्या होता है, ये छलनी से छानना, छानने को ही चालना कहते हैं हम लोग, ठीक है। फिर पानी की बात आती है, तो एक चीज़ होती है वाष्पीकरण, दूसरा होता है संघनन। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसकी भाप बनती है, उसकी क्या बनती है, वाष्प बनती है। इस वाष्प का बनना ही क्या कहलाता है, हमारा वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्प का बनना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और जब इसी वाष्प को हम ठंडा कर देते हैं, ये जो वाष्प हमारी ऊपर बन रही है, अगर हम इसके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा रख देते हैं, ऐसे बर्फ का टुकड़ा हम पकड़ लेते हैं, तो ये वाष्प ठंडी होकर के वापस पानी की बूंदें बन जाती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। संघनन या कंडेंसेशन, और ये इवेपोरेशन कहते हैं वाष्पीकरण को। हवा का वाष्प बनना वाष्पीकरण, और वाष्प का दोबारा जल की बूंदों में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है, ठीक है। पौधों के बारे में बात करते हैं, तो पौधे कितने तरीके के होते हैं। एक तो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, फिर झाड़ी होती है, और झाड़ी से जो बड़ा हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं। फिर इसको, ये हमारा फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि हवा होती है, हवा से क्या मिलता है हमको, CO2 मिलता है। CO2 और जल, इन दोनों का जब सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये भी याद रखना। ये ग्लूकोज होता है और साथ में थोड़ी सी ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसीलिए होता है कि प्रकाश संश्लेषण के समय क्या करते हैं पौधे, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। किस गैस से निर्माण करते हैं ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये दोनों सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन निकलती है, मतलब ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं, या इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे अच्छा, पौधे की पत्तियां और जड़ों में क्या होता है। देखो, जड़ों में दो तरीके का, उसमें पत्तियों में दो तरीके का शिराविन्यास होता है। शिराविन्यास क्या होता है, ये जो इसमें ये इस तरीके से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शिराविन्यास कहते हैं। दो तरीके का शिराविन्यास होता है, एक तो ये जालीदार शिराविन्यास होता है, दूसरा हमारा ये समांतर शिराविन्यास होता है। दूसरा कैसा होता है, समांतर शिराविन्यास होता है। जालीदार शिराविन्यास किन पौधों में होता है, जिन पौधों की जड़ें मांसल होती है, मांसल या मूसला जड़ें जिनकी होती है, गहरी और बड़ी जड़ें होती है। जैसे आम का पेड़, आम है, अमरूद है, अनार है, ये सारे बड़े पेड़ जितने होते हैं उनकी सारी जड़ें कैसी होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं।
और जिनका समांतर शिरा विन्यास होता है उनकी जड़ें कैसी होती हैं, रेशेदार जड़ें होती हैं। और ये पौधे मोस्टली छोटे 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 पौधे होते हैं, उनमें हमारा समांतर शिरा विन्यास होता है और जड़ें रेशेदार होती हैं। जैसे प्याज हो गया, प्याज का पौधा देखो छोटा सा पौधा होता है, या अदरक हो गया, मूली हो गया। नहीं, मूली में तो हालांकि शिरा विन्यास जो है वो जालीदार होता है क्योंकि उसकी जड़ मांसल होती है। ठीक है, चलो फिर पौधे की संरचना पे आते हैं। तो पौधे में दो भाग होते हैं, एक तो पुंकेसर होता है, दूसरा स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर को पिस्टिल बोलते हैं, पुंकेसर को स्टेमेन बोलते हैं। ये पुंकेसर है। और पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग परागकोश कहते हैं, और नीचे वाला इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट या तंतु कहते हैं इस वाले भाग को। नीचे वाला जो भाग होता है जो डंडी जिससे जुड़ा होता है पुंकेसर। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, परागकोश। परागकोश में ही क्या बनता है, परागकण बनते हैं। परागकोश में परागकण बनते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है इसका वो स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। स्त्री केसर का जो ऊपर वाला भाग होता है इसको स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। जो बीच वाला भाग होता है इसको हम लोग वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट होता है ये अंडाशय या ओवेरी होता है। ठीक, यहीं पे परागण की प्रक्रिया भी समझ लो। तो पुंकेसर से क्या होता है, पौधे के जो परागकण होते हैं, ये पोलन सीड्स जिनको बोलते हैं, पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, वो आकर के वर्तिका पे आते हैं, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा से फिर ये नीचे आते हैं और ये ओवेरी में आते हैं। जब ये ओवेरी में आते हैं तो यहाँ पे निषेचन होता है, निषेचन होता है और फल का निर्माण होता है। ठीक है, और जिन पौधों में फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है, बिना निषेचन के होता है, उनको हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे उनको हम लोग फॉल्स फ्रूट भी कह देते हैं क्योंकि निषेचन तो हुआ नहीं। और फल बनने की जो प्रक्रिया है वो यही है कि पौधे के परागकण जब पहुंचते हैं वर्तिका पे और फिर उसका ओवेरी में पहुंचते हैं तो उसके बाद में निषेचन होता है। फिर जो शरीर में हम लोगों के हड्डियां हैं वो किस तरीके की होती है, देखो पहली तो कंधुका संधि होती है जिसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, जो हमारी कंधे की हड्डी में होती है। ये बॉल एंड सॉकेट होती है कि हम अपनी चारों तरफ इस हड्डी को घुमा सकते हैं, इसको हम लोग बॉल सॉकेट कहते हैं। धुराग्र संधि होती है जो एक तरफ ऐसे ऐसे घूमती है। ठीक है, जैसे गर्दन, गर्दन की कैसे होती है, गर्दन एक साइड से दूसरी तरफ हम लोग ऐसे इधर उधर घुमा सकते हैं, इसको हम लोग धुराग्र बोलते हैं। ठीक है, पिवेट जॉइंट बोलते हैं। अच्छा, कक्षा 3 की एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि कौन अपनी गर्दन को सबसे ज़्यादा पीछे की ओर घुमा सकता है। वहाँ पे दो पक्षियों के नाम हैं, वो नाम कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर आती है हिंज। हिंज जॉइंट क्या होती है, एक तरफ तो घुमा सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ नहीं घुमा सकते हैं। जैसे हमारी कोहनी और घुटना, जैसे दरवाजे में ये जो होता है इसको हिंज बोलते हैं, कब्जा। ठीक है, हिंदी में इसको कब्जा संधि भी बोलते हैं, कब्जा संधि या हिंज संधि। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ तो हम अपनी उसको पूरा रोटेट कर सकते हैं, दूसरी तरफ घुमा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे हिंज ज्वाइंट होता है। फिर जंतुओं की चाल, कौन जंतु कैसे चलता है, जैसे केचुआ जो होता है वो पेशियों से चलता है, अपनी शरीर की पेशियों के की उससे चलता है क्योंकि इसमें हड्डियां नहीं होती हैं। ठीक है, घोंगा, घोंगा क्या होता है, इसका जो मस्कुलर फूट होते हैं, ये जो इसका मांसल है हिस्सा, इसी से ये चलता है धीरे धीरे खिसक खिसक के, इसको हम लोग पेशीय पाद बोलते हैं। कॉकरोच क्या होता है, इसके बाह कंकाल होता है और इसके पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं टोटल, 3 जोड़ी मतलब 6 पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर, 1 2 3 इधर और 3 उधर, तो 6 पैर होते हैं या 3 जोड़ी पैर होते हैं। पक्षी क्या होता है, पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं और जो इसकी वक्ष पेशियां होती हैं ये मजबूत होती है। वक्ष मतलब ये छाती, तो ये मजबूत होती है तो ये हवा में उड़ सकता है। मछली का शरीर कैसा होता है, मछली का शरीर धारा रेखित होता है। धारा रेखित शरीर कैसा शरीर होता है, धारा रेखित शरीर ऐसे शरीर को कहते हैं जहाँ पे अगर किसी पॉइंट से किसी शरीर का शुरुआत का हिस्सा अगर जिस पॉइंट से गुजर रहा है तो बाद का हिस्सा भी उसी पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, इसको हम लोग धारा रेखित शरीर कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें गिल्स होते हैं और फिन्स होते हैं। मछलियों के पंख को हम लोग फिन्स कहते हैं और पक्षियों के पंख को हम लोग विंग्स कहते हैं। पक्षियों में विंग्स होते हैं और मछलियों में फिन्स होते हैं। सांप क्या होता है, लूप बनाता है, ये धीरे धीरे खिसक खिसक के चलता है, ऐसे 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 ऐसे, तो लूप बना के ये सांप चलता है। ठीक है, फिर प्रकाश और छाया। प्रकाश कैसा होता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। पारदर्शी वो होते हैं जिनके आर पार प्रकाश निकल जाता है। पारभासी वो होते हैं जिनके आर पास थोड़ा प्रकाश निकलता है, थोड़ा नहीं निकलता है। अपारदर्शी वो होते हैं जिनमें से बिल्कुल भी प्रकाश बाहर नहीं निकलता है। और जो अपारदर्शी होते हैं हमेशा वही परछाई बनाते हैं। अपारदर्शी क्या करते हैं, परछाई बनाते हैं। अगर कोई पूछे परछाई किस प्रकार के
जो है पदार्थ जो है या किस प्रकार की चीज़ें परछाई बनाती है, तो परछाई हमेशा अपारदर्शी बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब प्रकाश हम डालेंगे और कोई अपारदर्शी चीज़ होगी तो वो अपने हिस्से की के प्रकाश को रोक लेगी। तो जितने हिस्से की प्रकाश को वो रोकेगी उतने हिस्से में प्रकाश जो है वो सामने वाली जगह पर नहीं पड़ पाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, उसकी परछाई बनती है। पारदर्शी तो प्रकाश निकल ही जाता है, तो परछाई बनाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है पारदर्शी और पारभासी में। तो प्रकाश परछाई हमेशा कौन बनाता है? जो अपारदर्शी होते हैं वो परछाई बनाते हैं। ठीक है। परावर्तन और पिनहोल कैमरा। परावर्तन क्या होता है? जब कोई किरण किसी माध्यम पर टकराती है और उस माध्यम से टकरा करके वापस जाना, ये जो प्रक्रिया है पूरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है। परावर्तन के जो ये होता है, इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल। ठीक। ये जो आपतित किरण होती है और अभिलंब के बीच का